यस, तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए जीओसी का टॉपिक लेकर के आई हूँ। जैसा मैंने कहा था कि मैं इस टॉपिक को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में आप तक रखूंगी, तो हमने इसको फिर से ब्रेक किया है। मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ, आपने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन में हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। देन वी टॉक्ड अबाउट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप थे, एल्डिहाइड थे, कीटोन थे, कार्बोक्सिलिक एसिड थे, अल्कोहल ग्रुप थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा होमोलोगस ग्रुप, जिसमें एक सक्सेसिव कार्बन के ग्रुप में CH2 का डिफरेंस था। हमने देखा कि उनके मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप सेम थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। फिर हमने पढ़ा फिजन। फिजन का मतलब टू ब्रेक, and where we have learned in covalent bond, where electrons are just being transferred, shared. Then we have talked about carbocation, free radical and carbon ion. ये सारी चीज़ें मैं अपनी पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब हमें इस वाली वीडियो में इससे कुछ आगे की चीज़ें देखनी है। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। तो ये हमारा है GOC पार्ट 3। ओके, सो वी आर स्टैंडिंग हेयर टू डिस्कस अबाउट GOC पार्ट 3। अब GOC पार्ट 3 में सबसे पहले हम वापस आते हैं कार्बोकेटायन पे। ठीक है बेटा, अब आप सोचोगे कि मैम ये कार्बोकेटायन क्यों लिख रही हैं। कार्बोकेटायन में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि कार्बोकेटायन में इनकी स्टेबिलिटी कितनी होती है, कौन सा कार्बोकेटायन कितना स्टेबल होगा, और आप कैसे जानेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन लिया है ग्रुप, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा RH। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ ये R क्या होता है। ये R होता है एल्काइल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन है। यहाँ आप देखो कि कार्बन जो है कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक। ये एल्काइल ग्रुप इथाइल, मिथाइल कोई भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमने यहाँ एक एल्काइल ग्रुप के लिए R लिख दिया। फिर दूसरे फिगर पे आओ, सेम ही चीज़ें हैं, और यहाँ पे मैंने 2 एल्काइल ग्रुप ले लिया। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने 2 एल्काइल ग्रुप लिया है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम ले लिया है। तीसरा जो हमारा सिचुएशन है, वहाँ पे हमने 3 एल्काइल ग्रुप ले लिया। आप देखो 3 एल्काइल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हमें यहाँ देखना है, देखो बेटा, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं आसानी से। CH3 है या C2H5 है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर सकता है ना, क्योंकि इस कार्बन के साथ अटैच है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, ये स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। अब आप खुद देखो फिगर में, अगर मैं बोलूँ कि आप फिगर, मैं इसको A बनाती हूँ, ये है फिगर B और ये है फिगर C। आप इस तीनों फिगर में देखो कि कौन सा केस ऐसा होगा जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया जा सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप है, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकती है। यानी कि इस केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिग्री की बात करें, तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक कार्बन अकेला अटैच हो एक किसी दूसरे कार्बन के साथ, तो वैसे केस में इस कार्बन को हम 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप और एक और फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक मिथाइल और एक दूसरे मिथाइल, 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे हो गया 2 डिग्री। यहाँ पे देखो कार्बन एक एल्काइल ग्रुप, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप के साथ है, यानी कि 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिग्री। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि कार्बोकेटायन में जो स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो होती है मैक्सिमम 3 डिग्री की। ये फिगर आपको बिल्कुल क्लियर है आई थिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बताया। तो व्हाट आई डिस्कस्ड, मैंने आपको बोला कि बेटा जो एल्काइल ग्रुप होती है ना, वो क्या होती है, एल्काइल ग्रुप जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। अब ये देखो, ये इसको डोनेट कर सकता है, ये भी, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो एल्काइल ग्रुप जो होगा वो डोनेट कर सकती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, कार्बोकेटायन के ऊपर ये जो C होता है ना, इन सब के ऊपर प्लस चार्ज लिखा होता है। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। तो इनके ऊपर C के ऊपर प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनको तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो
तो ये एल्काइल ग्रुप इनको इलेक्ट्रॉन दे देती है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्लियर है। हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में हमने देखा कि कार्बोकैटायन में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेबिलिटी को देखते हैं और वो है फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल जो होगे ना, ठीक है, फ्री रेडिकल के साथ क्या है कि या तो इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेंगे, अब जो फ्री रेडिकल्स होंगे, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके, मैं एक और इक्वेशन लिखती हूँ तुम्हारे लिए सेम। अब आपको इस फिगर को देख के समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या करेंगी। यहाँ पे मैंने एक R लगाया, यहाँ 2H है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे हमने 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे हमने 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 के साथ अटैच है तो 2 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ यानी कि 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो 3 डिग्री। अब यहाँ देखो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कार्बन के ऊपर वो ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वो तो चाहेंगे ना भाई कि उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि वो पेयर बना ले, वो स्टेबल हो जाए। इन सब के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए अब ये एल्काइल ग्रुप इनको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इनके पेयर्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम केस है, जो 3 डिग्री होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। तो फ्री रेडिकल में यूजुअली कार्बन क्या होते हैं, कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन हैज ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर में रहे। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एल्काइल ग्रुप इजीली इस पर ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो फ्री रेडिकल की ये स्टेबिलिटी है जिसमें 3 डिग्री और सेम ही है, चाहे हम फ्री रेडिकल की बात करें या हम कार्बोकैटायन की बात करें। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी आपको क्लियर है। अब हम यहाँ से आते हैं कार्ब अनायन पे क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कार्ब अनायन। अब देखो बच्चे कार्ब अनायन, अनायन और कैटायन आपने बचपन में भी पढ़ा था क्लास 10th में। तो कार्ब इज फॉर कार्बन एंड अनायन इज फॉर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। मैं वापस वही एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे हमने सेम वही एग्जाम्पल लिया, देखो 3 फिगर बनाया मैंने, ठीक है। केस 1 में मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगाया, केस 2 में मैंने 2 और केस 3 में मैंने 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डिग्री निकालना और पहचानना तो अब आपके लिए बहुत आसान है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब ये देखो कार्बन आने, इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज और ये एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इनके साथ क्या है केस, पहले मैं थोड़ा सा डिवीजन कर दूं, या गैप आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सो, है ना। अब यहाँ आप देखो ये कार्बन पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन अपने आउटर सेल में ये कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, या मान लो कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। 4 बॉन्ड बनाएगा यानी कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ देखो ये एक एल्काइल ग्रुप है जो उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है। अब इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इसको नहीं चाहिए और इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, प्लीज डोंट गिव इट टू मी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कार्बन उनके साथ स्टेबल होगा जो मिनिमम उनको इलेक्ट्रॉन दे। तो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है तो एक एल्काइल ग्रुप उसको जो इलेक्ट्रॉन देगा वो ले लेगा, क्योंकि पहले से ही उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये जो सिंगल एल्काइल ग्रुप है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा है फिगर। और जो डबल वाला है वो उससे कम, यानी कि अगर हम बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री पे, तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल और देन 3 डिग्री, ठीक है। तो कार्बन आयन में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी कार्बन इलेक्ट्रॉन से फिल था, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन था। अब उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा। उसको उतना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जितना उसके न्यूक्लियस में और उसके सराउंडिंग के लिए काफ़ी है, उसको अपनी एक
स्टेट्स बनाने के लिए चाहिए। तो कार्बन आयन में क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1 डिग्री विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि वहां पे एक एल्काइल ग्रुप लगी हुई है और उसको बहुत कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, यहां तक आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं एक और टॉपिक लेकर के, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किस में है, कोवैलेंट में। तो हम करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो भाई हमने पढ़ा था ना क्लास 10th में, कि जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हमने पढ़ा था, कॉपर सल्फेट में आयरन डाल दिया आपने, आयरन मोर रिएक्टिव था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। फिर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, जिसमें हम आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं। लाइक हमने सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट को ले लिया, जिसमें हम प्रेसिपिटेट भी बना रहे होते थे। तो ये है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हम ले किस में रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ ले रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि आपको तो मालूम है कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, गॉट इट। अब हम आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, आपको 3 पॉइंट इसके लिखने हैं। सबसे पहला ये होता है इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, अब इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है, आपने मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, इट्स अ इफेक्ट। अगर आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में रखते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट, या एक मैग्नेट के कांटेक्ट में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो उसकी इफेक्ट कैसे उस तक ट्रांसफर होते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंडक्शन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैग्नेट का कोई रोल है, जस्ट को रिलेटिंग इट। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट होता है, ठीक है बेटा, ये परमानेंट इफेक्ट होगा। एंड थर्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो होगा वो ट्रांसफर होगा कार्बन चेन में। ठीक है, सो द नेक्स्ट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी कहाँ, अलोंग द सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड कार्बन होंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में ये 3 पॉइंट हैं, दे विल बी इंडक्शन इफेक्ट, परमानेंट होंगे, और यहाँ पे सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं ना, इंडक्शन जो मैंने आपको बोला, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होंगे इंडक्शन में, दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट। तो अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां देखते हैं इंडक्टिव। आप बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट भाई क्या हो सकता है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में एग्जैक्टली क्या होगा, 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन बहुत इजी है। एक इफेक्ट होता है भाई प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट, और एक इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट। अब नेम के अकॉर्डिंग आप देखो, ये प्लस है यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता होगा। ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता होगा, लेता होगा। गॉट इट। अब यहाँ देखो, अगर हम बात करें, अभी मैंने पहले वाले आपके इक्वेशन में दिया था कि एल्काइल जो है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है ना, तो यहाँ हम प्लस आई इफेक्ट में किसको लेंगे, एल्काइल ग्रुप को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन चेन जो होती है ना, उसमें हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी होगी। ठीक है, जो प्लस आई इफेक्ट होगी उसमें कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि होता क्या है। देखो, जैसे मान लो मैंने मिथाइल ले लिया है ना, CH3 ले लिया मैंने, वो एक एल्काइल ग्रुप है, और मैंने ले लिया एक कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया C6H5। ठीक है, हमने ये बेंजीन का रिंग ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि CH3 को लगा दिया। अब CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है आसानी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पे ये किसी दूसरे एटम पे, किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और उससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है,
कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट में ज़्यादातर मतलब जो अटैच होते हैं कार्बन के साथ वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब ये जैसे मैंने कहा कि कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वाले, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे होंगे कार्बन चेन हैज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, ये विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये विड्रॉ ग्रुप होंगे। कैसे होंगे? वापस से हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये देखो C6H5 मैंने लिया और मैंने इसके साथ जो ग्रुप लगा दिया वो क्या लगा दिया? NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब NO2 क्या है? NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। ठीक है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? ये भाई इलेक्ट्रॉन लेगा इसका, तो C6H5 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये है माइनस आई इफेक्ट, जिसमें कार्बन के साथ वैसी ग्रुप लगी होती है जो इलेक्ट्रॉन को लेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होती है। क्लियर है? यहाँ पे NO2 में माइनस चार्ज होगा। क्यों माइनस चार्ज होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है भाई, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे, बट लेटर ऑन धीरे धीरे हम इन चीज़ों को समझेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं रेजोनेंस से रिलेटेड आपको चीज़ें समझाऊँगी, बट राइट नाउ आप पहले इतनी की प्रैक्टिस करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो, तुमने क्लास 10th में, क्लास 7th में पढ़ा हुआ था कि एसिड इज हैविंग H+ आयन एंड बेस इज हैविंग OH- आयन। तो भाई जो जितना H+ आयन रिलीज करेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब H+ आयन रिलीज करने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? वो भी मूव कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन भी अगर मूव कर गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या करते हैं? वो अपने हाइड्रोजन को जो है ईजिली H+ आयन को रिलीज कर देते हैं, जा भाई तू आराम से जा। तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ मूव हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है और भी बाकी सारी इफेक्ट्स कर रहा है। तो हम यहाँ बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ में यूजुअली क्या होता है? अब जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, मैं एक कार्बन चेन बना रही हूँ जिसमें मैंने सपोज यहाँ पे 3 कार्बन को अटैच किया। कार्बन के साथ मैं कोई भी ग्रुप ले रही हूँ, लाइक मान लो मैंने फ्लोरीन ले लिया। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पे फ्लोरीन का क्या होगा? फ्लोरीन तुम्हारे हिसाब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? तो फ्लोरीन क्या करेगी कि भाई फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी। ये फ्लोरीन इस कार्बन से लेगी, ये भी फ्लोरीन इस कार्बन से लेगी, तो सारे चाहेंगे कि भाई कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले ले। अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो कार्बन चाहेगा कि O से इलेक्ट्रॉन ले ले, और फिर O क्या चाहेगा कि इस H से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये सारे के सारे, ये इससे चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ले ले, ये चाहेगा इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, और ऑक्सीजन चाहेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले। तो सब जब इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा तो सबके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वैसे केस में इस हाइड्रोजन का H+ के साथ रिलीज होना ईजी हो जाता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने क्या देखा कि अगर माइनस आई इफेक्ट हो, माइनस आई इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया था बेटा? जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी हो। तो ये देखो, ये सारे जो थे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे, छीन रहे थे इससे, इसकी डेंसिटी कम हो रही थी यहाँ पे। तो अगर माइनस आई इफेक्ट हो कार्बन चेन के साथ, है ना, ये है ना, माइनस आई इफेक्ट हो, तो कार्बन चेन पे हाइड्रोजन आयन को यानी कि H+ आयन को रिलीज करना आसान हो गया। सब अपना अपना छीनने लगे, ये भी इससे ले रहा है, ये भी इससे ले रहा है। तो हाइड्रोजन के पास तो भाई वैसे ही एक एटॉमिक नंबर है, तो हाइड्रोजन के लिए H+ आयन में मतलब सबके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन के लिए खुद को रिलीज कराना यहाँ से आसान है क्योंकि डेंसिटी
कम होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे निकल सकता है। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा कि अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन H+ आयन ईजिली रिलीज हो सकती है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि इसकी जगह पे मैंने कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया होता, मैं इस चीज़ को ही यहाँ से हटा देती हूँ और मान लो कि मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया होता, लाइक CH3 लगाया होता। ठीक है, वैसे मैं आपको प्लस आई इफेक्ट में दिखाऊंगी, लेकिन आप देखो कि अगर हमने प्लस आई इफेक्ट के साथ करते तो क्या होता। लेकिन ये मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ के साथ दोबारा दिखाऊंगी। देखो ये सारे क्या करेंगे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर है। अब इसके ऊपर ट्रांसफ़र होता जाएगा, ये क्या करेगा, इस पे ट्रांसफ़र करेगा और ये इस पे ट्रांसफ़र करेगा। तो बताओ जरा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आयन आएगा? कभी नहीं आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर तो माइनस आयन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर अगर माइनस आयन आ गया तो वो क्या होगा, H-, यानी कि O के साथ अगर वो मिल गया तो बन गया OH- आयन। तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल कोई और भी ले सकते हैं, बट फिलहाल जो मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे हम अगर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकती हूँ, लेकिन यहाँ हमने ये समझा। मैं इसको F के ही सीन में लगती हूँ, क्योंकि आप जब फोटो क्लिक करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया था कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉरी लेगा, तो ये सारे जो होंगे ये पॉजिटिव बनते जाएंगे और हाइड्रोजन के लिए रिलीज करना आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के साथ बढ़ती है। अब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, मान लो कि एक तो एग्जांपल ये है आपका, यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप यानी CH3 को लगाया। ठीक है, और इन सब ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन वही कार्बन के ऊपर देना शुरू किया। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन इस पे दे रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये इस पे दे रहा है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव आयन, यानी कि ये OH- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर बढ़ती चला जाएगी। लेकिन कब, जब होगा प्लस आई इफेक्ट, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होंगे तब। और दूसरा केस, और भी दूसरा केस आप ले सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, लाइक आपके लिए सपोज मैंने कार्बन लिया और मैंने यहाँ पे 3 फ्लोरीन वाला ही सपोज मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, या हम यहाँ पे CH3 के साथ एक और ले लेते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने CH3 और NH2 ले लिया। अब भाई ये क्या है, ये NH2 जो है, अब ये इस पे लोन पेयर है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये CH3 जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा इस पे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब जब इसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो इस लोन पेयर को रिलीज करना ईजी हो जाएगा इसके लिए भाई। तो ये आसानी से अपने लोन पेयर को रिलीज कर देगा और ये बॉन्ड स्टेबल हो जाएगी। सो व्हाट वी कंक्लूड कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लस आई इफेक्ट के साथ बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो माइनस आई इफेक्ट के साथ बढ़ेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट के साथ घटेगी और बेसिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के साथ घटेगी। इसको हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, AS लिख रही हूँ, तो AS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट का। ठीक है, और इन्वर्सली किसका हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ की, और बेसिक जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैं BS लिख रही हूँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, और भी हम आगे चलेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को और समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमेरिक में एक्चुअली क्या होता है
कि ट्रांसफर होता है, ठीक है। किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और वो मल्टीपल बॉन्ड में होगा, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड में हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है, ठीक है। एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा। इसमें जो है एक रीएजेंट भी होंगे, जो अटैकिंग रीएजेंट होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये भी दो तरह के होते हैं, लेकिन हम पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। किसका होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल लिख रही हूं, इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? मल्टीपल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, टू वन ऑफ, देखो ये बॉन्ड आपको क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है, बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, किसी दूसरे बॉन्डेड एटम के साथ होगा। और ये ध्यान रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीएजेंट। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग। अब रीएजेंट क्या होते हैं भाई? एक तरह के कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन को फास्टन कर रहे हैं। सो अटैकिंग रीएजेंट। अब यहाँ पे हम इसके इक्वेशन को समझते हैं, चाहो तो आप यहाँ भी समझ सकते हो, लेकिन आप यहाँ ये डेफिनेशन देख लो, क्लियर है। ये मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो आपको बार बार याद दिलाने के लिए कि बेटा आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है। सो नाउ वी आर रीचिंग ऑन द नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा आप देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मैं ये थोड़े से पॉइंट यहाँ भी आपको लिख देती हूँ, अब इसके लिए तो काफ़ी है, आपको याद तो हो ही गया होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, और हम बात करेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। यहाँ हम बात करेंगे एक्टिव रीएजेंट की, और यहाँ हम बात करेंगे प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट की, ठीक है। ये हम बात करने जा रहे हैं अभी। सो जस्ट हैव अ लुक। हमें क्या क्या चीजें देखनी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होगा, एक्टिव रीएजेंट की प्रेजेंस में होगा, और ये प्लस ई इफेक्ट होगा या माइनस ई इफेक्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लस ई इफेक्ट। ये सब इलेक्ट्रोमेरिक के ही टाइप हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक के टाइप में हम पहले बात करते हैं प्लस ई इफेक्ट। आप एक इक्वेशन देखो, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड, जैसे मैंने बोला कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होगा, तो कार्बन हमने डबल बॉन्ड में ले लिया, ठीक है। अब इसके साथ चलो भाई हमने दो हाइड्रोजन भी प्लेस कर दिया, नो इशू। अब हमारे पास ये हाइड्रोजन भी है लगे हुए हैं, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है। अब अगर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, तो आप देखो अगर ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। अब यहाँ पे सेम हेयर मैंने क्या किया, इसको मैंने H+ के साथ किसी भी पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ रिएक्ट करा दिया। ये एक एक्टिव रीएजेंट है। तो आप देख करके बताओ कि ये H+ किसके साथ कंबाइन करना चाहेगा? भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H+ है ऑलरेडी, ये माइनस वाले के साथ आएगा या प्लस वाले के साथ आएगा? देखो प्लस चार्ज है तो ऑब्वियसली सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है, ये भाई लॉजिकल चीज़ें हैं, तो ये इस पर अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ देखो, इसमें हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जिस कार्बन के ऊपर हुआ, सेम उसी कार्बन के ऊपर एक्टिव रीएजेंट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो ये वो सी है, इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और इसी पे एक्टिव रीएजेंट भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसा केस जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जिस पे हो, उसी पे एक्टिव रीएजेंट भी ट्रांसफ़र हो, तो ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं? प्लस ई इफेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? दो कार्बन के बीच में बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस पे हो रहा है? इस एक अकेले कार्बन पे। तो अगर दोनों में ये कार्बन कॉमन है, एक्टिव रीएजेंट के लिए भी और कार्बन बॉन्ड के लिए भी, तो ये प्लस ई इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड में भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी आ रहे हैं, या मान लो ये सिंगल बॉन्ड के साथ आ रहा है, तो एक्टिव रीएजेंट भी ले लो या पाई बॉन्ड भी ले लो, दोनों का जो कार्बन है वो सेम है। तो ऐसे इफेक्ट को क्या कहेंगे? प्लस ई इफेक्ट। और ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, देखो ये डबल मैंने जैसे लगाया, ठीक है, ये और कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन था ना इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा था, तो ये बन गया, ठीक है।
ये अल्काइल ग्रुप था मान लो, या कोई और भी ग्रुप आप ले सकते हो H प्लस आयन के साथ। अब ये कार्बन इसको डोनेट कर रहा था तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, आप चाहो तो इसके ऊपर माइनस भी लिख सकते हो। तो ये प्लस ई इफेक्ट है जिसमें दोनों ही ट्रांसफर एक ही कार्बन के ऊपर होता है। दूसरा इफेक्ट आता है, देखो दिखाई दे रहा है आप सबको, इट्स वेरी क्लियर टू यू टू अंडरस्टैंड। कार्बन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सेम कार्बन के ऊपर होता है, सो दैट विल बी प्लस ई इफेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट, अब देखो यहाँ पे समझ में तो आ ही गया होगा कि हो सकता है कि कार्बन सेम ना हो, तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हो। मैंने कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O ले लिया लाइक, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके साथ मैंने 2 हाइड्रोजन या किसी को भी अटैच कर दिया, नॉट एन इशू। और मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ले लिया और ये हमने इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप ले लिया जो ऑलरेडी नेगेटिव के साथ चल रहा है, तो हमने एक ग्रुप ले लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन जो ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। यस मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये किसके साथ कंबाइन करेगा, इस नेगेटिव वाले के साथ तो नहीं करेगा। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, भैया आ जाओ, तुम आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ जिस कार्बन पे या जिस कार्बन से अटैच कोई सब्सटेंस था, क्या सेम हुआ, नहीं हुआ ना। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे गया और यहाँ जो है इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जो है वो यहाँ आके अटैच हुआ, तो ये कहलाता है माइनस ई इफेक्ट, जिसमें कार्बन बॉन्ड जो है वो अलग अलग कार्बन के ऊपर होता है, ठीक है। ये ट्रांसफर होगा अनदर कार्बन एटम पे, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखो O के ऊपर नेगेटिव, C के ऊपर प्लस चार्ज, और ये CN जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तो ये CN नेगेटिव मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आज आपके लिए इतनी इफेक्ट्स जो है वो मैंने आपको समझा दिए। इसके आगे के टॉपिक में हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, दैट विल बी, आई थिंक इट विल बी लास्ट फॉर GOC। उसके आगे हम फिर नए टॉपिक लेकर के आएंगे केमिस्ट्री के। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू। आप सबको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सो आई एम वेटिंग फॉर मेकिंग द नेक्स्ट वन। ओके, टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।